साइंस गैलेक्सी के यूट्यूब मंच पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इस समय परीक्षा श्रृंखला देख रहे हैं, तो परीक्षा श्रृंखला में आज हमारा टॉपिक है वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और अच्छी तरीके से हम वैद्युत धारा के उपयोग, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं, चुंबक क्या होते हैं, इस संबंध में हम जानेंगे। तो यह आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और साथ ही साथ इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी। यद्यपि चूंकि परीक्षा श्रृंखला है, इसलिए हम उन्हीं चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं इस समय जो परीक्षा में ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें हैं। कुछ चीजों को इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा जो है टॉपिक आपके कवर कर लिया जाए। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर के अंतर्गत कम से कम इसको 2 लेक्चर में पूरे टॉपिक को मैं समाप्त करने की कोशिश करूंगा, और जितने भी महत्वपूर्ण जो बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनका यहाँ पर आप लोग समाधान देखेंगे। चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक पर बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक होते क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं। तो विद्युत चुंबक वो चुंबक होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र जिसका जो है वैद्युत धारा के कारण बनता है। वह चुंबक जिसका चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत धारा के कारण बनता है, यानी जब हम किसी ऐसे सर्किट में धारा प्रवाहित करते हैं तो अगर वो चुंबक का व्यवहार करने लगे तो हम ऐसी घटना को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया हमने कोई एक कॉइल बना लिया है, मान लिया हमने एक कोई हमारे पास मान लिया किसी धातु की है या किसी प्लास्टिक की है, एक हमने कोई नलिका ले लिया और इसके ऊपर जो है वो हम तार लपेट देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तार लपेट देते हैं इसे, तो क्या होता है कि ये फिर चुंबक की भांति व्यवहार करने लगेगा। कैसा व्यवहार करने लगेगा? चुंबक, यानी धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। तो जब धारा प्रवाहित करने पर चुंबक का व्यवहार करेगा तो ऐसे चुंबक को हम क्या कहेंगे, वैद्युत चुंबक कहते हैं। खास करके यहाँ पर हमने लिख दिया है कि आमतौर पर जब किसी तार यानी तांबे के तार को किसी कुंडली के ऊपर लपेटा जाता है और जब वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसा करने पर यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न चुंबक को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है, और ये खास करके क्या होता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ यानी लोहे, खास करके लोहे और नर्म लोहे पर ही खास करके और लपेटा जाता है किसी भी ये तार को या किसी भी तांबे के तार को या कॉइल बनाई जाती है। ठीक है, जिससे शक्तिशाली चुंबक बन जाया करते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, आसानी से हम समझ सकते हैं। अब बात आती है कि वैद्युत चुंबकीय कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत चुंबकीय हम लोग देखेंगे प्रकार। तो बनावट और उपयोग के हिसाब से ये कई प्रकार के हो सकते हैं। बनावट एवं उपयोग के हिसाब से ये कई प्रकार के हो सकते हैं। उनमें पहला है अस्थायी वैद्युत चुंबक। पहला क्या है? अस्थायी, टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो जब हम केवल जितने समय के लिए हमें आवश्यकता होती है उतने ही समय के लिए जब हम चुंबकीय गुण किसी उसमें पैदा करते हैं तो हमारे ऐसे चुंबक कहलाते हैं अस्थायी वैद्युत चुंबक। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि ये सबसे सामान्य प्रकार के होते हैं। ये सबसे सामान्य प्रकार के होते हैं जिनका उपयोग वहीं किया जाता है जहां चुंबकत्व की आवश्यकता होती है, और केवल धारा प्रवाहित होने तक ही इसमें यह गुण रहता है। जैसे क्रेन वगैरह, क्रेन है, क्रेन का उपयोग स्क्रैप उठाने में, तमाम सी चीजों को उठाने में क्रेन का उपयोग होता है आजकल। तो क्रेन में कैसे होते हैं, अस्थायी वैद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, जितने समय के लिए धारा प्रवाहित करेंगे उतने समय के लिए विद्युत चुंबकीय गुण रहेगा। इसके बाद में धारा का प्रवाह जैसे बंद करते हैं विद्युत चुंबकीय गुण समाप्त हो जाया करता है। फिर इसके बाद में होते हैं दूसरे हमारे चुंबक,
पहला तो हमारा होगा अस्थाई, दूसरा होगा स्थाई। स्थाई चुंबक वे चुंबक होते हैं जो कि स्टील के बनाए जाते हैं, स्टील या अल्निको अल्निको जैसे पदार्थों से बनाए जाते हैं, और ये लंबे समय तक इनमें चुंबकीय गुण रहता है, काफी समय तक इनमें चुंबकीय गुण रहता है। चुंबकीय गुण को हम चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। और ये उनके विपरीत यानी वैद्युत चुंबक से थोड़ा सा हट करके होते हैं, क्योंकि वैद्युत चुंबक वही चुंबक होते हैं जिनमें जितने समय तक के लिए हम धारा प्रवाहित करेंगे उतने समय के लिए ही उनमें चुंबकत्व का गुण होता है, लेकिन ये हमारे स्थायी होते हैं, तो इनमें इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहती है। इसके बाद में है तीसरा, इसका प्रकार है अतिचालक वैद्युत चुंबक। तो कुछ उच्च दक्षता वाले जो है वो बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र जब हमको जरूरत पड़ती है, हाई क्वालिटी वाले, तो हमें इस प्रकार के विद्युत चालक बनाने पड़ते हैं या विद्युत चुंबक बनाने पड़ते हैं, और इनका उपयोग एमआरआई मशीनों में किया जाता है। इनका उपयोग जो है वो एमआरआई मशीनों में किया जाता है, चिकित्सा विज्ञान में खास करके इसका उपयोग होता है, ठीक है। तो अतिचालक विद्युत चुंबक क्या होते हैं? ये उच्च दक्षता नहीं उच्च क्षमता वाले होते हैं और बहुत मजबूत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, काफी स्ट्रांग इसका जो है विद्युत क्षेत्र रहता है, और इनका उपयोग जो है चिकित्सा विज्ञान में एमआरआई की मशीनों में इसका होता है। ये तो रहे आपके चुंबक के प्रकार, और भी ढेर सारे प्रकार हैं, कुछ प्राकृतिक चुंबक होते हैं, कुछ कृत्रिम चुंबक ही है ये सब हमारे, लेकिन हम महत्वपूर्ण यहाँ पर चुंबक के प्रकारों की चर्चा कर रहे हैं। एक और होता है जिसको हम वायु कोर विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कोर विद्युत चुंबक। तो वायु कोर विद्युत चुंबक में हम क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोहे का या नरम लोहे की हम कोर नहीं लेते हैं, बल्कि एक ऐसा विद्युत चुंबक होता है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए लोहे का कोड नहीं लेते हैं, बल्कि इसके स्थान पर तार की कुंडलियां बनाते हैं। अब वो कुंडली कैसे बनाई जा सकती है? किसी गैर चुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक, सिरेमिक या हवा। प्लास्टिक सिरेमिक का मतलब ये होगा कि अभी मान लिया हमने कोई प्लास्टिक की पाइप ले लिया, ये प्लास्टिक की हमने पाइप ले लिया और इसके ऊपर हम तार लपेट दे ऐसे, ठीक है। तो इस स्थिति में जो चुंबक बनेगा ये वायु कोर वाला हो जाएगा, ठीक है, वायु कोर वाला हो जाएगा। तो ये किसी गैर चुंबकीय पदार्थ जैसे प्लास्टिक या सिरेमिक के ऊपर जब हम तार लपेट करके कुंडली बनाते हैं और इसमें चुंबकीय गुण पैदा करते हैं, जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें चुंबकीय गुण पैदा होगा, तो ऐसे चुंबक को हम वायु कोर वैद्युत चुंबक कहेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अगला है आता है हाइब्रिड विद्युत चुंबक क्या होते हैं। तो ये अतिचालक और अच्छी प्रतिरोधक क्षमता वाले प्रौद्योगिकियों का मिश्रण होता है और ये उच्च प्रदर्शन करते हैं, यानी ये भी बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फिर अगली जो हेडिंग है वो पूछाता है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, इसके स्थान पर हम कह लें चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, जैसे मान लिया हमारे पास कोई एक चुंबक है, मान लिया हमारे पास कोई एक चुंबक है और इसके समीप अगर हम कोई दूसरा चुंबक लाएं, मान लिया हमारे पास कोई दंड चुंबक है, अगर ये चुंबक लाएं तो जहां पर इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई दूसरा चुंबक लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, क्या कहलाएगा? इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, इसका चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। मान लिया हमारे पास ये कोई चुंबक है, ये कोई चुंबक है, ये आकार में किसी प्रकार का हो सकता है, आयताकार हो सकता है, गोल हो सकता है, किसी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। मान लिया हमने एक हमारे पास ये आयताकार चुंबक है जिसमें मान लिया ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। अब इसके समीप हम कोई दूसरा चुंबक ला रहे हैं, तो दूसरा चुंबक मान लिया हम चुंबकीय सुई, कंपास सुई ही ले लेते हैं, मान लिया कंपास सुई है, तो कंपास सुई भी चुंबक ही होता है। अब इसके चारों ओर का वह क्षेत्र,
इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक ये मान लिया इसके चारों ओर का ये कोई क्षेत्र है जहां पर अगर हम किसको लाएंगे, इस दूसरे चुंबक को लाएंगे, तो या तो यह इसकी ओर आकर्षित होगा या इससे प्रतिकर्षित होगा। कोई दूसरा चुंबक लाने पर जहां तक इस पर कोई प्रभाव अगर पड़ने वाला होता है, यानी जिस क्षेत्र में लाने पर इस पर कोई प्रभाव पड़ जाए, या तो इसके प्रति आकर्षित हो जाए या इससे प्रतिकर्षित हो जाए, तो वो वाला रीजन इसका क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो ये सब इसका क्या हो जाएगा, इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, तो परिभाषा बहुत आसान है। किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चुंबक लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल अर्थात वह चुंबकत्व का अनुभव करे, वह चुंबकत्व का अनुभव करे या खिंचाव बल का अनुभव करे। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता उस चुंबक का, यानी इसका कहलाएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं परिभाषा बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी आपके। आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या चीज है? तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए हम मान लें कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में मान लिया हमारे पास ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है यहां पर। ठीक है, ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, मान लिया बी है। चुंबकीय क्षेत्र को अगर हम बी से डिनोट करें तो मान लिया बी चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक, और इस क्षेत्र में हम कोई चालक ले लें। चालक मान लिया हमने इस प्रकार से ले लिया है, चालक हमने ले लिया इस प्रकार से, मान लिया इस प्रकार से हमने चालक ले लिया। कोई चालक का मतलब चालक तार, कोई हमने तार ले लिया, मान लिया तांबे का ही तार ले लिया, और इस तार की एकांक लंबाई पर, इसकी प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई का मतलब हम 1 मीटर लंबाई ले लें। कितना? 1 मीटर। ठीक, एकांक लंबाई का मतलब यहां पर हम 1 मीटर की लंबाई ले लें। एकांक लंबाई पर जो बल कार्य करेगा, उस बल को ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, मान लिया ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहां पर एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने कोई तार लगा दिया है। उस तार की एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही साधारण सी परिभाषा है। देखिए समझते हैं, यहां पर हमने लिख रखा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र जैसे अगर इधर की ओर है तो इसके लंबवत, यहां पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र हमने इधर की ओर बनाया था तो इसके लंबवत हमने ऊपर को दिखाया है। ठीक है, तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में जो धारा प्रवाहित करें, वो धारा भी 1 एम्पियर की हो, यानी एकांक हो। 1 मीटर की लंबाई अगर का तार है और उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, तो उसमें जो बल कार्य करेगा, ठीक है, उसे हम उसकी क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक, उस स्थान पर क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक, परिभाषा को एक बार फिर से समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है कि कोई चुंबकीय क्षेत्र मान लिया हमारा इस दिशा में है, इसके लंबवत कोई तार है। ठीक, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत अगर कोई तार है और उसकी प्रति एकांक मीटर की लंबाई ली जाए, जिसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करने से ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी तीव्रता मापी जा सकती है। तो इसमें हम धारा जो प्रवाहित करें वो कितने, एकांक एम्पियर की धारा, यानी 1 एम्पियर की धारा अगर प्रवाहित करें, तो जिस बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वहां पर कितना बल का अनुभव हो रहा है, वो अनुभव ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, तो परिभाषा ये बहुत 2 लाइन की, 1.5 लाइन की बहुत आसान सी परिभाषा है। यहाँ पर हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इससे किसी स्थान पर, जैसे हमको यहाँ पर प्राप्त करना है चुंबकीय क्षेत्र
की तीव्रता या यहाँ पर प्राप्त करना है, यहाँ पर प्राप्त करना है, कहीं पर, कहीं किसी भी बिंदु पर प्राप्त करना है, तो किसी भी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में अगर हम एकांक धारा प्रवाहित करें तो उस तार पर जो बल कार्य करेगा वही बल उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है। और यह एक सदिश राशि होती है। पूछा जाता है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि यह कैसी राशि है, तो हम ये कहेंगे सदिश राशि है। और इसका मात्रक भी पूछा जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है, प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इसका मात्रक होता है। या फिर हम यहां पर ये प्रति का निशान लगा दें, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और एक इसका और नया मात्रक होता है जिसको हम टेस्ला भी कहते हैं। तो 3 मात्रक हैं, इनमें से कोई मात्रक दिया हुआ होगा। यह तीनों मात्रक हमें अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं। कोई भी मात्रक आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो बात ध्यान रखने की है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो पहला मात्रक है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा मात्रक है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और तीसरा मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। तीसरा मात्रक टेस्ला होता है, ठीक है। और एक खास बात और है कि एक इसका अन्य मात्रक गॉस भी होता है, ठीक। और यहां से संबंध कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक गॉस कितने के बराबर होता है। तो एक गॉस बराबर होता है 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, एक ही बात हो जाएगी, क्योंकि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर और टेस्ला सब एक ही बातें हैं। इसलिए यहाँ पर भी ऐसा चेंज दे सकते हैं। फिलहाल ऐसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सीधे सीधे इसी में संबंध दिखाते हैं। एक गॉस बराबर 10 की पावर -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। अच्छा, इसके बाद में पूछते हैं, बात करते हैं कि यदि प्रत्येक बिंदु पर, यदि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान हो और दिशा भी एक ही हो, परिमाण भी समान हो, तो हम कहेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में वो रखा गया है। अदरवाइज अगर असमान होगा तो हम कहेंगे वो असमान चुंबकीय क्षेत्र में है, ठीक है। तो ये एक नोट करने वाली बात है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा और असमान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो ये बातें हम लोग अच्छी तरीके से समझ गए। आगे देखते हैं, अगला है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये हमारा दायां हाथ है और दाएं हाथ को हम क्या करें, इसमें हम कोई चालक तार ले ले, पकड़ ले ऐसे, ठीक है। तो हमने ऐसे पकड़ लिया है इस चालक तार को, और इस चालक तार को जब हमने ऐसे पकड़ लिया तो अंगूठा की दिशा वो अगर चालक की दिशा को दर्शाए, अंगूठा की दिशा चालक की दिशा, चालक की दिशा का मतलब हो जाएगा कि इस दिशा में जो है वो वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक तरीके से, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं, उंगलियां जो है जिधर की ओर मुड़ी है, ये ऐसे, ये घूम करके ना मुड़ी है ऐसे, तो यह कहते हैं, ध्यान दीजिए, दाएं हाथ में हम उंगलियां जो है वो तार पर लिपटी हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो। अभी हमने कहा कि, तो कहते हैं कि जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी वो क्या होगी, उंगलियों की दिशा होगी। यानी फिर से समझिए बहुत अच्छी तरीके से, ये उंगलियां हैं, ये अंगूठा है और ये कोई चालक है, इसमें इस दिशा में धारा बह रही, कैसे, अंगूठे की दिशा में धारा, अंगूठे की दिशा में धारा। और ये जो उंगलियां हैं
ये किसको, यानी इसके ऊपर लपेटे हुए, यानी इसको पकड़े हुए है। तो हम केवल इतना समझें कि उंगलियों की दिशा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के रेखाओं की दिशा को दिखाई रही। चुंबकीय बल रेखाएं इधर से इधर की ओर ऐसे मूव करेंगी, इधर से इधर की ओर ऐसे मूव करेंगी। ठीक है, तो ये है हमारा दाएं हाथ का के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक, इसके बाद में हम चित्र के माध्यम से भी इसको बना सकते हैं। चित्र के माध्यम से बनाने में यही हो जाएगा कि जैसे मान लिया हमारे पास ये कोई चालक तार है जिसमें आई एम्पियर की धारा इधर की ओर बह रही है, और ये मान लिया हमने अंगूठा बना दिया, सपोज करो ये हमने अंगूठा बना दिया, और ये हम कह सकते हैं कि भाई उंगलियों से इसको पकड़ेगा। बहुत अच्छी उंगलियां तो नहीं बना पाएंगे, चलिए कोशिश करता हूं। ठीक, ये मान लिया कोई हमारा हाथ है, इस प्रकार से है। चलिए ठीक है, चलिए जैसे भी समझ में आए। तो अंगूठे की दिशा जो है, अंगूठे की दिशा किसको बताएगा? अंगूठे की दिशा धारा की दिशा को बताए। तो ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यानी चुंबकीय रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम वास्तव में वो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित नियम होता है, और इस नियम को भली भांति समझिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम इस नियम पर आधारित होता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए होता है। ये खास बात है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की दिशा को बताने के लिए होता है। और क्या होता है इसमें कि दाहिने हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा, यानी 3 उंगलियों की बात करते हैं, एक दूसरे को परस्पर लंबवत अगर फैलाएं, अंगूठा अगर चालक की गति को बताए, तर्जनी किसको बताए? चुंबकीय क्षेत्र को बताए, और मध्यमा किसको बताएगा? फिर प्रेरित धारा की दिशा को बताती है। ठीक है, FBI, फोर्स, फील्ड और करंट। ठीक, देखिए इस बात को समझ लीजिए। कहते हैं कि दाएं हाथ का अंगूठा, तर्जनी, तर्जनी माने पहली उंगली और मध्यमा माने बीच वाली उंगली, इन सबको एक परस्पर आपस में लंबवत फैलाएं। और लंबवत फैलाएं तो क्या होना चाहिए कि अगर अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाए, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाए। देखिए ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो 3 उंगलियां जिनकी मैं बात कर रहा हूं, भाई पेन गिर गया। एक सेकंड, सॉरी। कोई बात नहीं। तो मैं बात कर रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। कहते हैं कि अंगूठा, तर्जनी और ये मध्यका, इन तीनों उंगलियों को अगर हम परस्पर फैलाएं, और परस्पर फैलाने पर क्या बताएं कि यदि चालक की गति अंगूठे की दिशा में हो, यानी इधर चालक की गति हो, और जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखाए, बी को दिखाए, चुंबकीय क्षेत्र यानी बी, और फिर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अगर ये बताता है, तो मध्यमा उंगली जो है वो किसको बताएगा? प्रेरित धारा को बताएगा। किसको बताएगा? प्रेरित धारा को बताएगा। ठीक, मध्यमा उंगली प्रेरित धारा को बताएगी। जरा पेन मेरा खो गया, इसी जगह गिर गया, मैं ढूंढता हूं, अभी बताता हूं। चलिए देखते हैं इसको, पेन नहीं मेरा, दूसरे से काम चला लेते हैं। तो हमें हमें कह रहे थे कि
यदि हम दाएं हाथ के अंगूठे जिसमें जो कि चालक की गति को दिखाए और ये जो है तर्जनी तर्जनी दिखाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो फिर जो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी वो किसकी दिशा में होगी? अंगूठे की दिशा में होगी। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं, फिगर यहाँ पर समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया ये कोई चालक है, ठीक, और ये मान लिया अंगूठा है, ये मान लिया अंगूठा है, चलिए ठीक है, और ये हमारी तर्जनी उंगली है, ठीक, और यहीं से जिसको हम मोड़ करके जिस जो है वो हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक दूसरे से 90 अंश पर है। ठीक है, ये हमारी मध्यमा उंगली है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से 90 अंश पर है, इसके बीच में 90 अंश का कोण, इसके बीच में 90 अंश का कोण। तो फिर जो अंगूठे की दिशा अगर चालक की गति यानी चालक की दिशा हो, ये चालक की दिशा हो, ये बल की दिशा हो, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो, तो फिर चुंबकीय क्षेत्र को जनरली हम बी से कह सकते हैं। तो फिर ये जो धारा है इसमें ये इसके लंबवत होगी। ठीक है, ये लंबवत होगी। चलिए इसको समझ लेंगे फिर से अच्छी तरीके से। ध्यान दीजिए कि अंगूठा चालक की गति को दिखाए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाए। ठीक, तो फिर जो धारा है, जो प्रेरित धारा है, वो मध्यमा उंगली की ओर होगी, एक दूसरे के लंबवत होती है इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इसका मुख्य उपयोग जो है वो किसमें क्या आता है? वैद्युत जनरेटर में, मुख्य उपयोग वैद्युत जनरेटर में, डायनमो में। ठीक, इसका प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यह रहा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच या स्क्रू का नियम। मैक्सवेल क्या कहते हैं कि यदि हम पेंच को लें, ठीक है, कोई पेंच है हमारे पास और हम उसको पेंचकस से कसें, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से पकड़ लें पेंचकस को। ठीक है, जैसे मान लिया हमारे पास ये पेंचकस है, हमारे पास ये पेंचकस है, तो पेंचकस को ऐसे ही तो पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ करके अगर हम किसी पेंच को कसना चाहते हैं, किसी पेंच को मान लिया हम इस पेंच को कसना चाहते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हम ऐसे ही तो घुमाएंगे पेंच को कसने के लिए, लेफ्ट से राइट की ओर घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं। तो वही कहते हैं कि यदि इस पेंचकस की नोक जो है या जो हम पेंच कस रहे हैं उसकी नोक किसको दिखाए? वैद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, वैद्युत धारा की दिशा में, यानी ये आगे की ओर उधर की ओर बढ़ रहा। तो अंगूठे की दिशा जो है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, जो अंगूठा होगा वो चुंबकीय बल रेखा, अंगूठा ऐसे ऐसे घूमेगा ना, तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को दर्शाएगा। ये नियम कहलाता है किसका? मैक्सवेल का पेंच का नियम या स्क्रू का नियम कहलाता है। ठीक है, ये होगा मैक्सवेल का नियम। ठीक, अच्छा, इसके बाद में अब अगला आता है कि अगर चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर बल लगता है, जिसको हम चुंबकीय बल भी कहते हैं, तो वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो यह बल चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करेगा, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। अभी हमने जब एकांक लंबाई लिया था ना, तो लंबाई अगर एक से ज्यादा होगी ना, तो फिर लंबाई पर तो निर्भर करेगा ही करेगा। तो लंबाई पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करता है और धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। कि अगर मान लिया धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोई कोण है, लंबवत नहीं है, कोई और अगर कोण है, तो उन बातों पर निर्भर करता है। धारा जितनी अधिक होगी बल का मान उतना ही अधिक होगा, चालक की लंबाई जितनी अधिक होगी बल उतना ही अधिक होगा और क्षेत्र की प्रबलता जितनी अधिक होगी चुंबकीय क्षेत्र
उतना ही मजबूत होगा, यानी बल उतना ही अधिक होगा। तो ये सब सीधे प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी सब समानुपाती होते हैं। तो इसका मतलब यहां से रिजल्ट निकल करके आता है कि जो चालक पर लगने वाला बल है F बराबर आई बी एल साइन थीटा। F बराबर क्या होता है? आई बी एल साइन थीटा। अब साइन थीटा यानी थीटा का 90 अंश होगा, तो साइन 90 का मान सबसे ज्यादा होता है 1, इसीलिए जब 90 अंश होगा तो F बराबर आई बी एल हो जाएगा। अदरवाइज थीटा का मान बदलता रहेगा तो F का मान भी बदलता रहता है। F बराबर आई बी एल साइन थीटा। तो यहां से पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाला बल किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किस बात पर निर्भर करता है? चालक में बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, और क्षेत्र की तीव्रता पर भी निर्भर करता है, और क्षेत्र की तीव्रता और धारा की दिशा के बीच में जो कोण होगा उस कोण पर भी निर्भर करता है। तो फिर 4 बातें हो गई। एक तो धारा पर निर्भर करेगा, दूसरा क्षेत्र पर निर्भर करेगा, यानी क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, तीसरा चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, और चौथा कोण पर निर्भर करता है। यानी F बराबर आई बी एल साइन थीटा। थीटा का मान यदि 90 होगा यानी लंबवत होगा, तो फिर F बराबर आई बी एल यही मैक्सिमम होगा, अदरवाइज फिर कम हो जाएगा। फिर बात आती है इसकी दिशा। तो इसकी दिशा जो है, बल की दिशा हमेशा धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। बल की दिशा जो है वो धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होती है। इसी से संबंधित फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी है। चलिए हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक, फ्लेमिंग ने कहा कि ये देखिए हमारा बायां हाथ है, अब बाएं हाथ में अंगूठा, ये अंगूठा, तर्जनी और मध्य का तीनों एक दूसरे के लंबवत है, यानी इसके इसके बीच में 90 अंश का कोण, इसके इसके बीच में 90 अंश का कोण है। तीनों एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। जब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं तो होता क्या है कि लड़के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाएं हाथ को दाएं हाथ, दाएं हाथ को बाएं हाथ में लिख दिया करते हैं। तो देखिए याद करने का तरीका क्या है? फ्लेमिंग F, ठीक, ये होगा F, बायां B, ठीक, F और B, ये 2 बातें आप ध्यान रखो। तो फिर तीसरा हो जाएगा I, F B I में ही रिलेशन होता है, तो फोर्स इधर की ओर काम करेगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम B से जनरली लिखते हैं, तो B इधर हो, चलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर इधर की दिशा में हो, यानी तर्जनी की दिशा में हो चुंबकीय क्षेत्र, और मध्यमा उंगली किसको दिखाए? धारा की दिशा को दर्शाए, तो फिर इस पर लगने वाला बल इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगा, इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, अब इसको हम बदल दें किसी भी क्रम में, तो फिर इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तो हाथ को हम जिस प्रकार से यहां पर घुमाते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका रोल काम करेगा। मुख्य बात हम ध्यान रखें, फ्लेमिंग F, बायां B, ठीक, तो F B, और तीसरी चीज फिर हो गई I। यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाए, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को दर्शाए, तो इस पर लगने वाला बल इन दोनों के लंबवत ऊपर की ओर होगा, यानी अंगूठे की दिशा की ओर होगा, यह नियम कहता है। ठीक है, उसी बात को यहां पर लिखा गया है कि बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत 90 अंश पर फैलाएं। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्यमा वैद्युत धारा की दिशा को बताएगी। तो अंगूठा चालक पर लगने वाला बल की दिशा दर्शाएगा, और इसका उपयोग जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। ठीक, इलेक्ट्रिक मोटर में होता है इसका उपयोग। चलिए, ये तो रहा हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। एक नियम और फ्लेमिंग का पूछा जाता है,
जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ की हथेली का नियम। उस नियम को हम लोग अगले उसमें देखेंगे लेक्चर में। और जो इसमें शेष बातें रह जाती हैं, जैसे किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और परिणलिका वगैरह है, जो भी इसका छूट गया है इम्पोर्टेंट, वो हम अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। इसलिए हमारे अगले इससे संबंधित वीडियो को जरूर देखिएगा और वहां से आपको पूरे इस चैप्टर की जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जिसमें इसके बचे हुए पार्ट को हम लोग देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।